Good morning, students. Welcome in the class 8. As we all know that we are watching our video of subjects maths, and our chapter is chapter number 6. That is factorization of algebraic expression. Factorization of algebraic expression में हम लोग फर्स्ट हमारा प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं बेटा. वो है हमारा प्रैक्टिस सेट 6.1. 6.1 में मैंने लास्ट वीडियो में आपको फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था और उसमें मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड ये दो प्रॉब्लम सॉल्व करके बताए थे. उसमें मैंने आपको प्रॉब्लम नंबर 3 और 5 ये जो दो प्रॉब्लम्स है ये आपको मैंने होमवर्क दिया था. आज ये दो होमवर्क हम लोग ज़रूर करके देखेंगे और ये दो होमवर्क के अलावा मैं आपको प्रॉब्लम नंबर 6, 7 और 8 भी सॉल्व करके बताऊंगा. मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि ज़्यादातर बच्चों ने मुझे इसके बाद आने वाले प्रॉब्लम्स मतलब ये प्रैक्टिस फैक्टराइज वाले क्वेश्चन जो है ये अन्य प्रॉब्लम भी सॉल्व करके भेजे हुए हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि आपको भी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में इंटरेस्ट आ रहा है. सो लेट्स स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 3. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है. क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज़ वाई स्क्वायर प्लस 24y प्लस 144. अब इसे हम लोग को सॉल्व करना है. हम लोग डायरेक्टली सोल्यूशन लिख लेते हैं. सोल्यूशन में जैसे मैंने आपको इसके पहले बताया कि हम लोग को एक 144 ये मल्टीप्लिकेटिव नंबर जो है उसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं. उसके फैक्टर्स इस तरह से होने चाहिए बेटा कि जिनकी सम जो है वो 24y आनी चाहिए. तो सिर्फ मैं यहाँ पे 24 ही लिखता हूँ. ठीक है, तो 24 इनकी सम आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन 144 आना चाहिए. उस हिसाब से आपके फैक्टर्स आप लोग कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होने चाहिए कि जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 144 आए और सम करने के बाद 24 आए. तो बहुत आसान है. इसके फैक्टर्स मिलते हैं बेटा आप लोग को +12 एंड सेकंड फैक्टर्स आपको मिलते हैं बेटा +12. क्योंकि 12 का स्क्वायर अगर हमने कैलकुलेट किया तो वो याद होगा आपको 144 आता है और इन दोनों की सम 24 आती है. तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू साइन देके वाई स्क्वायर प्लस 144 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. 144 लिख लेने के बाद इन दोनों के बीच में अब हमें वैल्यूज़ लिखनी है. वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 144. अब इनके दो इस तरह से हम लोग को कंपैरिजन करने हैं. दो पार्ट्स बना लेने हैं. दो पार्ट्स बना लेने के बाद वाई स्क्वायर प्लस 12y में आप एक टर्म कॉमन निकालेंगे, वो होगा y. अब ब्रैकेट के अंदर हमें रिमेनिंग पार्ट्स इसके अंदर लिखने हैं y इन ब्रैकेट y प्लस 12. देखिए बहुत आसान है. इन दोनों में y कॉमन निकाल लेने के बाद बचा हुआ जो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म होगा वो y होगा और प्लस के सामने जो नेक्स्ट टर्म है उसमें से 12 कॉमन निकलेगा बेटा और y कॉमन निकलेगा तो बचेगा 12. अब दूसरे साइड में भी यहाँ पे भी हमें क्या क्या कॉमन निकलेगा बेटा 12 कॉमन निकलेगा और ब्रैकेट में जैसे कि फर्स्ट ब्रैकेट में आई हुई वैल्यू है वो y प्लस 12 जैसे कि वैसे ही यहाँ पे आने वाली है. 12 इंटू वाई 12y प्लस 12 इंटू 12 इज़ 144. अब यहाँ पे जो नेक्स्ट वेरिएबल आपको यहाँ पे मिलेगा उसको कॉमन फैक्टर्स हम लोग को सेपरेट कर लेने हैं. y प्लस 12 एंड इन सेकेंड ब्रैकेट y प्लस 12. तो ये हो गया बेटा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व और यही हमारा फाइनल आंसर होगा. देयरफॉर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर प्लस 24y प्लस 144 इज इक्वल टू y प्लस 12 इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड y प्लस 12 इन सेकेंड ब्रैकेट. तो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व हो गया है. अब हम लोग चलते हैं हमारे फोर्थ नंबर प्रॉब्लम की तरफ. फोर्थ नंबर प्रॉब्लम की तरफ जाने के बाद फोर्थ नहीं, हम लोग फिफ्थ नंबर प्रॉब्लम देखेंगे. क्योंकि मैं फोर्थ नंबर इसलिए लेना नहीं चाहता हूँ बेटा कि अगले वीडियो में मैं इस फोर्थ नंबर प्रॉब्लम को और फोर्थ नंबर प्रॉब्लम को स्टार्टिंग से ही पढ़ाऊँगा कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है. लेट्स स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 5. पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 35. ठीक है, यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिखता हूँ बेटा. सोल्यूशन में देखिए स्टार्टिंग में ही हम लोग जो मल्टीप्लिकेटिव टर्म है -35 को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं. इसके इस तरह से दो एरोज बना लेने हैं और इनकी सम कितनी आनी चाहिए -2 आनी चाहिए. ऐसे दो फैक्टर्स हम लोग को सर्च करने हैं. ढूंढिए, बताइए इनके और कोई दो कौन से फैक्टर्स होनी चाहिए कि जिनको प्लस करने के बाद -2 आए और मल्टीप्लाई करने के बाद -35 आना चाहिए.
ठीक है बेटा, याद रखिए कि जो भी फर्स्ट टर्म यहाँ पे हम लोग कॉमन इसके सॉरी जो भी फैक्टर्स हम लोग इसमें लिखेंगे वो ग्रेटर फैक्टर यहाँ पे लिखेंगे और स्मॉलर फैक्टर दूसरे वाले पार्ट में भाग में यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा फैक्टर हम लोग यहाँ पे मिल रहा है कि 35। तो सबसे पहले ये सोचिए कि 35 कौन से पहाड़े में आता है, कौन से टेबल में 35 आता है? 7 के और 5 के टेबल में आता है बेटा। और 7 और 5 अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हम लोग को 7 5 दा 35 मिलता है। तो 7 5 दा 35 मिलने के बाद इनको लिखना कैसे है हम लोग बेटा फिर, है ना? तो हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पे 7 लिख लेते हैं और यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। 7 + 5 करें तो 12 आता है, पर हमको 12 नहीं लिखना है, यहाँ पे -2 लिखना है। तो 7 में से 5 गए तो यहाँ पे +2 आएगा, लेकिन हमें +2 नहीं -2 चाहिए। तो 5 में से 7 गए तो ज़रूर -2 आने वाला है, मतलब हम लोग को यहाँ पे फैक्टर मिल गया है -7 एंड +5। ओके, तो इस तरह से फैक्टर मिलने के बाद अब हम लोग को इसको सॉल्व कर लेना है बेटा, क्योंकि +5 - 7 = -2, मतलब 5 में से 7 गए यानी कि आपको -2 मिलेगा। और 5 + 5 इंटू -7 दैट इज इक्वल टू 35। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, इज इक्वल टू p² और यहाँ पे -35 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। -35 लिख लेने के बाद इन दोनों के बीच में बाकी वेरिएबल्स हम लोग को इनके ऐड करने हैं। देखिए बेटा, याद रखिए कि अभी तक हम लोग x वेरिएबल पे आधारित हम लोग एग्जांपल देख रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने y वेरिएबल पर आधारित एग्जांपल मैंने आपको सॉल्व करके बताया। अभी हम लोग यहाँ पे p वेरिएबल पर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेटा, -7 p आएगा और यहाँ पे फिर आएगा +5p, ठीक है। मतलब p² -7p + 5p -35। इस आने वाले टर्म्स को हम लोग को सॉल्व करना है। इसके 2 पार्ट्स हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। तो देखिए बेटा, 2 पार्ट्स बना लेने के बाद p² -7p में मैं यहाँ पे कॉमन निकालता हूँ p को, तो बचा हुआ टर्म आएगा ब्रैकेट के अंदर p - 7। ओके, फिर बाद में आता है बेटा यहाँ पे +5p -35। तो +5p -35 के लिए हम लोग को यहाँ पे 5 + 5 यहाँ पे बाहर कॉमन निकालना पड़ेगा। तब जाके हम लोग जब यहाँ पे अंदर में वेरिएबल के फैक्टर्स यहाँ पे काउंट करेंगे, तो देखिए बेटा, यहाँ पे अगर +5 लिखा तो माइनस टर्म से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमको यहाँ पे माइनस साइन देना होगा, यानी कि -5 हमें कॉमन निकालना पड़ेगा। तब जाके हम लोग ब्रैकेट के अंदर p - 7 लिखेंगे। तब यहाँ पे आपको नहीं, यहाँ पे हमें प्लस साइन ही देना होगा। प्लस साइन देने के बाद ही तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें +5 भी मिलेगा, और फिर प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, तो +5 इंटू -7 दैट इज इक्वल टू -35, ठीक है। मतलब हमारा जो हमने यहाँ पे प्लस साइन लिखा हुआ था वो एकदम सही था। अब इनके 2 फैक्टर्स जो हम लोग को मिले हुए हैं, 2 ब्रैकेट्स हम लोग यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में आपको मिलेगा p - 7 और सेकंड ब्रैकेट में मिलेगा बेटा हम लोग को p + 5। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हम लोग करने के बाद, पॉजिटिव और निगेटिव टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लोग आसानी से इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। सिर्फ बात ये होती है कि इनके जो फैक्टर्स हमने निकाले हुए हैं वो कॉमन फैक्टर्स जो इसके पहले आने वाली जो स्टेप थी उसके अनुसार नेक्स्ट स्टेप में आपका आने वाला आंसर मैच हो और वो करेक्ट हो, ठीक है। तो इस तरह से p - 7 और p + 5 ये 2 फैक्टर्स आप लोग को यहाँ पे मिलेंगे। अब हम लोग चलते बेटा हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, वो है हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 6 में हम लोग देखेंगे p² - 7p - 44। ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया प्रॉब्लम है। यहाँ पे सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूँ, -44 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बेटा। इसके इसी तरह से हम लोग 2 कॉलम 2 लाइंस खींच लेंगे, और यहाँ पे जो इनकी सम आनी चाहिए वो होनी चाहिए बेटा -7। तो जैसे कि सबसे पहले जो 44 के अगर फैक्टर हम लोग निकालने की कोशिश करें तो आपके दिमाग में आता है 11 × 4 या फिर 4 × 11। तो 11 में से 4 गए तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा बेटा 7। मतलब आपके जो फैक्टर्स आपने दिमाग में सोचे वो एकदम सही हैं, और वो फैक्टर्स हम लोग यहाँ पे लिखने की ज़रूर कोशिश करते हैं।
11 इंटू 4 इज़ 44। तो पहला फैक्टर, पहली वैल्यू आपके यहाँ पे आएंगी 11 और दूसरी आएंगी 4। ठीक है बेटा। अब ये 11 प्लस अगर करें तो यहाँ पे आपकी टोटल आती है 15। तो यहाँ पे तो 15 हमको कैलकुलेट करना नहीं है ना। हमें कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, 7 आनी चाहिए। तो हमको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो 11 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे +7 आता है। तो ये भी सही नहीं होगा, हमें इसको करेक्ट करना है। तो 4 में से यदि -11 करते हैं तो आपका आंसर -7 ज़रूर आता है। तो यहाँ पे -11 कर लेते हैं, यहाँ पे +4 कर लेते हैं, यानी कि +4 में से -11 गया तो आपको यहाँ पे -7 आंसर मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग इसके फैक्टर्स लिख लेते बेटा। p² -11p + 4p -44। इस तरह से ये वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख ली है। अब इनके दो पार्ट्स कर लेंगे, p² -11p और दूसरा पार्ट होगा +4p -44। अब देखिए बेटा, p² -11p में हम लोग p कॉमन निकालेंगे तो बचेगा टर्म p -11। ओके। और प्लस, यहाँ पे प्लस साइन है, 4 कॉमन निकालेंगे तो आपका बचने वाला दूसरा जो कॉमन फैक्टर होगा वो सेम p -11 ही होना चाहिए। इसलिए इसको आप सेपरेट कर लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा p -11 और सेकंड ब्रैकेट में आएगा बेटा p +4। तो इस तरह से आपकी ये फैक्टर मिल गया है p -11 एंड p +4। तो इस तरह से हमने ये 6 नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिख लिया है। ठीक से ध्यान से ये क्वेश्चन लिखना है बेटा आप लोग को। स्टार्ट करेंगे हम लोग सॉल्यूशन से। सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे +120 ये वैल्यू यहाँ पे लिख लेनी है और इनके जो दो फैक्टर्स हैं वो उनके लिए हम लोग को यहाँ पे जगह छोड़ देनी है। याद रखिए कि इनकी सम जो है वो -23 ही होनी चाहिए। अब देखिए 120 के ऐसे फैक्टर्स आप लोग को फाइंड करने हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेशन 120 हो और इनकी सम -23 हो। तो जैसे कि सबसे पहले हमारे दिमाग में जो इनके फैक्टर्स आते हैं वो 60 × 2, तो 60 दूनी 120 होता है ना। और अगर हमने इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश की और दूसरे कोई फैक्टर्स 60 दूनी अगर करें ना तो 60 को 2 से प्लस करेंगे तो 62 आएगा, या फिर माइनस करेंगे तो -58 आएगा। तो ये तो दोनों यहाँ पे नहीं है, तो ये गलत है हमारे फैक्टर्स। फिर दूसरे कोई फैक्टर आप सोचने की कोशिश कीजिए। तो दूसरे तो मेरे दिमाग में और 30 × 120 आता है। तो 30 में से अगर 4 गए तो आपका आंसर आएगा बेटा 26 भी नहीं है यहाँ पे। या फिर 30 को 120 होता है, तो 30 को प्लस करेंगे 4 से तो यहाँ पे 34 आएगा। तो 34 भी यहाँ पे नहीं दिया गया है। ऐसा और कोई दूसरा और एक फैक्टर होना चाहिए कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 120 हो और सम उनकी 23 आनी चाहिए। तो ऐसा एक फैक्टर और मेरे दिमाग में आ रहा है, वो है बेटा 15 का टेबल अगर आपने देखा है ना, तो उसमें 15 8 द 120 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 15 और 8 यानी कि 23। तो 15 और 8 यानी कि 23 आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन तो यहाँ पे 15 और 8 इन दोनों को टोटल करें तो 23 तो ज़रूर आता है, लेकिन -23 नहीं आएगा बेटा। और इनकी दोनों की टोटल जो है वो मल्टीप्लिकेशन जो है वो 120 ज़रूर आती है। 15 8 द 120 होता है। पर हमारा क्वेश्चन ये है कि 15 को 8 से टोटल करने के बाद -23 आना चाहिए। तो ये -23 कब आएगा? जब हम लोग यहाँ पे दोनों जगह पे माइनस साइन दे देते हैं तो यहाँ पे -23 ज़रूर आएगा, क्योंकि -15 + -8 = -23। बट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या 120 आ सकता है? बिल्कुल, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 120 आता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस होता है बेटा प्लस। तो यहाँ पे एकदम हमारे करेक्ट यहाँ पे फैक्टर्स हमारे आए हुए हैं। हम लोग डायरेक्टली = साइन देकर इनको लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? m² -15m -8m + 120। तो इस तरह से इसे लिख लेने के बाद हम लोग को इनके दो पार्ट्स कर लेने हैं। पहले पार्ट है m² -15m, दूसरा पार्ट है बेटा -8m + 120। यहाँ में
एम स्क्वायर माइनस 15m में मैं m कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे आपका रिमेनिंग ब्रैकेट में पार्ट मिलेगा m माइनस 15। ओके बेटा, अब -8 यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो रिमेनिंग ब्रैकेट में टर्म आएंगे m माइनस 15। ओके, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके देखिए, -8 इंटू एम आएगा -8m और -8 इंटू -15 आपका आंसर आएगा +120। अब इनके फैक्टर जो है वो हम लोग को अलग अलग कर लेने हैं। पहले ब्रैकेट में आएगा m माइनस 15 और सेकेंड ब्रैकेट में आएगा बेटा m माइनस 8। ठीक है, तो इस तरह से इसे सॉल्व करने के बाद हमारा परफेक्ट फाइनल आंसर हमें मिल रहा है m माइनस 15 और m माइनस 8। तो यहाँ से यहाँ तक हमें ये प्रॉब्लम हम लोग यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ। होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 8, वो है बेटा m स्क्वायर माइनस 25m प्लस 100। ये प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करिए। इसको अगले वीडियो तक आप लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड करके करिए। तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी रखिए, मास्क ठीक से पहनिए और बार बार हाथ धोते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर।